हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता है। और हमारा जो पीडीएफ मटेरियल है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ आपका जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ रहती है उसको हमने पेपर वाइज बांट रखा है। जैसे कि अगर जीएस पेपर 1 से रिलेटेड चीज़ है तो वो आपको बताई जाएगी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में। जीएस पेपर 2 हेल्थ एजुकेशन, फिर जीएस पेपर 3 साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, सारे सेक्शन इसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो आप हमारे को टेलीग्राम पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे भी आप हमारे से कनेक्ट होइए। इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स की जो सीरीज है उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के साथ साथ मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड की जाती हैं। और एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए आपका फटाफट मैगजीन्स है। तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया गया है, उसको फिल करके आप अपनी जो मैगजीन्स है उसको पा सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारा मंथली भी करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियोस रहते हैं, तो उसको भी आप देखिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नवंबर का अगर हम बात कर लें तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड गीता महोत्सव सेलिब्रेशंस हुए रियाद में। उसके अलावा एंशिएंट साइट की डिस्कवरी हुई है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस पाकिस्तान। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इसमें भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये हम देखेंगे। फिर इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2025 ये हुआ है इंडिया में। और इसके अलावा शाहबानो केस से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है। साथ ही साथ हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इसको भी देखेंगे और समझेंगे। फिर इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे फोर्टिफाइड राइस कर्नल टू कोस्टा रिका। तो ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल क्या होता है। साथ ही साथ अमूल और इफ्को का जो रैंकिंग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड काफी कोऑपरेटिव में अच्छा आया है, तो ये हम समझेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025। फिर साइट्स से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है। और इसके अलावा गॉट रिवर है मेघालय में, ये काफी फेमस है और इसमें जो अभी इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो पेरू ने मेक्सिको के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म कर लिया है। फॉर्मर इनके प्राइम मिनिस्टर थे उसको असाइलम को लेके। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पाइडर वेब, ओपन एआई और जी सैट 7R सैटेलाइट। साथ ही साथ वैभव फेलोज इस पे हम बात करेंगे। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, तो उनकी रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गीता महोत्सव सेलिब्रेशंस, और ये रियाद में हुआ है। और ये थर्ड एडिशन था प्रवासी परिचय 2025 का। और इसमें गीता महोत्सव अ म्यूजिकल, इस पे जो है वो काफी प्रोग्राम्स हुए। अगर हम कल्चरल फेस्टिवल की बात करें तो ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला और इसमें इंडिया का जो डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में बताया गया। इसमें रियाद के फीमेल स्टूडेंट्स ने, जो कि वैदेही नृत्य विद्यालय की हैं, वहां पे उन्हें डांस परफॉर्मेंस किया। रियाद की बात करें तो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे काफी है। और यहाँ पे जो भगवत गीता है इसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए और इंडिया का जो पूरा हेरिटेज उसको बताने के लिए जो है वो इस तरह का प्रोग्राम किया गया है। ये फेस्टिवल अगर हम बात करें तो काफी पहले शुरू हुआ है। 2023 में ये आपका पूरा संस्कृत में हुआ। फिर 2024 में इसमें और भी इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उनको इंक्लूड किया। इसमें जो इंडियन कम्युनिटीज है उन्होंने काफी उत्साह के साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया। भगवत गीता की अगर हम बात कर लें तो भगवत गीता महाभारत एपिक का पार्ट है और इसमें 700 से ज्यादा श्लोक हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट हिंदुइज्म टेक्स्ट माना जाता है। इसमें पूरा आइडिया है हिंदू का जो भी धर्म से रिलेटेड है, भक्ति, योगिक आइडियाज, इसमें सबके बारे में पूरा बताया जाता है।
तो इसको फैलाने के लिए भारतीय एम्बेसी के द्वारा ये पूरा कल्चरल इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है पाकिस्तान के एंशिएंट साइट पाई गई है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। और ये जो साइट है ये काफी सारे रीजन्स में फैला हुआ है जिसमें स्वात और तक्षशिला का जो रीजन और इसमें एक टेम्पल की खोज हुई है बारीकों में और बताया जा रहा है कि ये टेम्पल जो है वो 1200 इयर्स ओल्ड पुराना है। तो ये साइट याद रखिएगा। फिर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आई है और इसमें 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज को पोजीशन मिला है। और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी जो है वो एशिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में है। और 9 ऑफ द टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है इसमें 7 आईआईटीज हैं। और लेकिन आईआईटी से जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट देखने को मिला है। और चाइना मलेशिया साउथ कोरिया सिंगापुर यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और आईआईटीज की अगर हम बात कर लें तो जो टॉप 5 आईआईटीज है वो है दिल्ली मद्रास मुंबई कानपुर और खड़गपुर। और रैंकिंग की अगर हम बात करें तो जो पोजीशन है आईआईटी दिल्ली की वो 44th पोजीशन थी और इस बार जो है वो 59 पोजीशन है। तो इनकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको कि टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में जो है वो प्लेसमेंट मिला है। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो हांगकांग चाइना सिंगापुर इन्होंने जो है वो डोमिनेट किया है जो 10 पोजीशंस हैं जो रैंकिंग है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की फर्स्ट रैंकिंग है। चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सेकंड है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इनकी जॉइंट रूप से थर्ड रैंक है। तो ये क्यूएस रैंकिंग जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें पता चलता है कि क्या क्या एजुकेशनल सेक्टर पे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी दिया कि किस प्रकार जो भारत है वहां पे इंडिया में जो है वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देख लें हम जेएस पेपर 2 से रिलेटेड पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसमें इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2025 ये न्यू दिल्ली में हुआ। और न्यू दिल्ली में ये इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट वहां पे ये प्रोग्राम हुआ है। और इसमें 7 कंट्रीज से 14 पार्टिसिपेट ने पार्टिसिपेट किया। और फ्रांस साउथ अफ्रीका बेल्जियम इंडोनेशिया फिलीपींस थाईलैंड कोलंबिया ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि किस प्रकार से बिहार के का जो असेंबली इलेक्शन है वहां की जो फर्स्ट फेज में किस प्रकार से पोलिंग होती है। और इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसके तहत जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज के जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं उनके साथ जो है वो कोऑपरेशन को बढ़ाया जाता है और सीखा जाता है कि किस प्रकार से कंट्रीज में जो है वो इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो शाह बानो केस से रिलेटेड आर्टिकल आया है क्योंकि अभी एक मूवी आ रही है इसका नाम है हक और ये पूरी जो शाह बानो केस हुआ था उससे इंस्पायर्ड है। और इसको जो है लेके लीगल चैलेंज जो है वो किया गया है कोर्ट में। और इसमें बताया गया है कि जो उनकी फैमिली है उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है विदाउट परमिशन तो इसको लेके है। तो ये जो केस है ये काफी पुराना केस है 1978 में शाहबानो बेगम ये इंदौर की महिला थी जिनको उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान इन्होंने आफ्टर 43 इयर्स ऑफ मैरिज जो है वो डिवोर्स दे दिया था। फिर उसके बाद इन्हें जो सपोर्ट मनी होती है वो कुछ समय तक प्रोवाइड की गई और उसके बाद इसको रोक दिया गया। फिर बाद में इन्होंने पिटीशन दायर किया अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 और जिसके तहत जो मैंडेटरी करता है कि जो स्पाउस है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। फिर ये काफी चला और 1985 में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिन्होंने इनके हस्बैंड की अपील को खारिज कर दिया।
और ये बोला कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, वो हर एक सिटीजन पे अप्लाई होता है, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। तो इसको लेके फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर बाद में मुस्लिम ग्रुप की वजह से बैकलैश हुआ। उसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, राजीव गांधी की, उन्होंने लॉ पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसके तहत इस जजमेंट को नलिफाई किया गया। फिर इसमें बताया गया कि जो महिलाएं रहेंगी, मुस्लिम महिलाएं, उनको सिर्फ जो इद्दत पीरियड होता है, ये मुस्लिम जो लॉ होता है उसके तहत होता है, उसमें रीजनेबल और फेयर प्रोविजन है उसमें, उसके तहत मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर बाद में हिंदू राइट ग्रुप्स का भी विरोध हुआ, और उसके चलते फिर बाबरी मस्जिद के जो दरवाजे थे उसको ओपन किया गया 1992 में। फिर अयोध्या में मॉस्क का डिमोलिशन हुआ। तो ये काफी टॉपिक है ये, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है। फिर 1986 जो एक्ट है इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2001 में। कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, बरकरार रखा, बट इन 2024 सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूलिंग आई कि 1986 का जो एक्ट है वो किसी भी जो महिला है, डाइवोर्स महिला है मुस्लिम, उसको मेंटेनेंस मांगने से नहीं रोकता है, और सेक्शन 125 के तहत इन्हें जो है वो लीगली मेंटेनेंस मिलना ज़रूरी है। तो ये सारा ये इश्यू था। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका एसए से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो उस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफेंस अगर हम देख लें तो 22nd इंडिया यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग, ये हवाई में हुआ, यूएसए में। और इसमें इंडिया के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बातचीत होती है, डायलॉग होता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में आर्म फोर्सेस के कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। इंडिया और यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी जो है इनकी जॉइंट सीरीज होती है, जैसे कि युद्ध अभ्यास है, मालाबार है, वज्र प्रहार है। तो ये जो नाम है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि किस कंट्री से कौन सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो होता है। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइजेस के नाम है। फिर ऑपरेशन वीड आउट, ये प्रोग्राम चलाया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और इसके तहत इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से 42.34 केजी का हाई ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीट, इसको जो है वो सीज किया है। और नाम चूंकि इसको दिया गया ऑपरेशन वीट, तो इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये इंडिया का प्रीमियर एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कि ऑपरेट करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत। और इनका काम है ये देखना कि किसी प्रकार की स्मगलिंग ना हो, जैसे कि ड्रग्स की, गोल्ड की और काउंटरफिट गुड्स की। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके तहत ये ऑपरेशन वीट कार्यक्रम चलाया गया है। फिर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एपीडा, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और इन्होंने पहला एक्सपोर्ट किया है 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कोस्टा रिका। और फोर्टिफाइड राइस की अगर हम बात करें तो इसको राइस फ्लावर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, इनको ब्लेंड करके बनाया जाता है। और ये भारत का डोमेस्टिक न्यूट्रिशन मिशन है, कुपोषण मुक्त भारत, उसको ये सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो इस प्रकार का जो राइस है इसको बाहर एक्सपोर्ट किया गया है। और माना जाता है कि इसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो काफी बेहतर होता है, और ये एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करता है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी लाइवलीहुड है फॉर नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। और जीडीपी की अगर हम बात करें तो 18% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर उसको कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर का एजुकेशन रिसर्च जो है उसमें काफी सारा काम हो रहा है। और गवर्नमेंट का एम है कि जो हमारा एग्रीकल्चर टारगेट है उसको 5% तक बढ़ाया जाए। विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये हमारा नेशनल विजन है।
और जो कोर फिलॉसफी है हमारी विकसित भारत की, उसके तहत इस पे काम चल रहा है। और इसको अचीव करने के लिए 3 मुख्य पिलर्स पे काम हो रहा है। वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। तो इसमें जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वॉल्व है, जो कि 1929 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है, और ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑर्डिनेट करता है एग्रीकल्चर रिसर्च और हायर एजुकेशन को। आईसीएआर की बात करें तो काफी वास्ट इसका सिस्टम है, और इंडिया में 113 जो है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा आईसीएआर 731 कृषि विज्ञान केंद्र को मैनेज करता है, और इसके तहत फार्मर्स को टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बेहतर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके। और इसके तहत कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जैसे कि स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने का, जिससे जो है वो बेहतरीन हो सके प्रोडक्शन। साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, जिसके तहत हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, और फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है कि किस प्रकार वो एक प्रॉपर बैलेंस बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और जो सॉइल है उसका जो क्वालिटी है वो भी खराब ना हो। फिर हायर एक्ट है, इसका मतलब है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और ये यूएस की सेनेट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको लेके बोला गया है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी पड़ेगा इंडिया पे, और इसके लिए गवर्नमेंट से मांग की गई है कि आप इसको ध्यान रखें। और ये जो हायर एक्ट है, इसके तहत 25% टैक्स लगाया जाएगा अमेरिकन इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे, जो कि आउटसोर्स करती हैं पेमेंट्स को। तो चूंकि इंडियन कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूएस में वर्क करती है, तो इस पे माना जा रहा है कि इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर 2 नवंबर को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया G-SAT-7R सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए, और ये इंडिया का अभी तक का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है, हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको कि इंडिया ने लॉन्च किया। और ये एक वाइड कवरेज प्रोवाइड करेगा जो भी इंडियन ओशन है, और पूरी कंट्री को ये ऑब्जर्व करेगा। इसका कवरेज हाई है, हाई पावर है, और इसकी जो लाइफ है वो भी लॉन्ग है। इसमें मल्टीपल चैनल्स लगे हैं सपोर्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी बैंड्स लगे हैं जैसे कि सी को और का फ्रीक्वेंसी बैंड्स, बेहतर एंटीनाज और हाई पावर एम्पलीफायर्स लगे हैं, जिनकी जिनकी हेल्प से जो है वो प्रॉपर तरीके से देख देखा जा सकेगा कि किस प्रकार क्या चीजें चल रही हैं, और इसका इंडिया को मिलिट्री फायदा भी मिलेगा, साथ ही साथ जो है वो इनका एग्रीकल्चर वगैरह में भी एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये। फिर इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 ये इंडिया में हो रहा है, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एनआरआई साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को एड्रेस किया, और यहाँ पे ये वैभव फेलोज से मिले। वैभव फेलोज जो है वो अदर कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, स्वीडन, यहाँ पे जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी वर्क कर रही है वो है, और इस प्रोग्राम के तहत इन्हें फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि जो इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है वो और बेहतर बन सके। वैभव जो फेलोशिप है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था कनेक्ट करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट से, और साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। इसका नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। और कॉन्क्लेव की अगर हम बात कर लें तो इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से होता था, साइंस कांग्रेस के नाम से होता था, और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, और उसके बाद आईसीसी की वुमेन ओडीआई रैंकिंग में इंडियन क्रिकेटर्स
जेमिमा रॉड्रिग्यूज, दीप्ति शर्मा और इनका जो रैंकिंग है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। स्मृति मंदाना, इनका सेकंड पोजीशन हो गया है साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा गोल्डवार्ड के बाद। और दीप्ति शर्मा का भी पोजीशन चेंज हुआ है। ये एक ऑलराउंडर है जिन्होंने 200 रन भी बनाए, साथ ही साथ 20 विकेट्स भी लिए। तो ये रैंकिंग और भी जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो ये 5 नवंबर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन थे इम्पोर्टेंट। और बाकी आप हमारा पीडीएफ मटेरियल पढ़िए, इसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं। और साथ ही साथ अब आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे भी जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए।